जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे डीएड एचआई पेपर 5। इसका जो यूनिट रहेगा आज का जो डिस्कशन का हम करेंगे आज यूनिट 5.2 फैक्टर इफेक्टिंग प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल की जो समय सारणी है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से जो कारक हैं या एरियाज़ हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हमें टाइम टेबल को डिजाइन करना चाहिए या बनाना चाहिए, उन सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। जय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम जानेंगे समय सारणी या समय तालिका निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कि जो समय सारणी होती है किस प्रकार से काम करती है विद्यालय के लिए, और उनको बनाने के लिए कौन कौन से जो एरियाज़ है जिसको हमें इम्पोर्टेंस या फिर प्रायोरिटी देनी चाहिए। आइए इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि जो समय सारणी है उसको विद्यालय की दूसरी घड़ी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो सेकंड क्लॉक है उसके बारे में हम समझ सकते हैं कि जो विद्यालय होता है उसका खुद से ही एक अलग से टाइम टेबल होता है, कि जो दुनिया की और एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं तो उनका जो वर्किंग हार्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग ही फिक्स किए जाते हैं। जैसे स्कूल होता है, स्कूल का अलग से वर्किंग हार होता है। एक किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, अगर रेलवे है, रेलवे का अलग से एक समय सारणी है। सभी का जो टाइम टेबल है एक अपना पर्सनल होता है। चाहे हम किसी बस स्टैंड के लिए बात कर रहे हैं या एयरपोर्ट के लिए बात कर रहे हैं, सभी का अपना एक पर्सनल टाइम टेबल या शेड्यूल होता है जिसके अंतर्गत वो अपना जो भी एक्टिविटीज़ हो उनको परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर जो विद्यालय के लिए हम बात कर रहे हैं, आइए यहाँ पर जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें, इनमें उन घंटों का विवरण रखा जाता है जिससे विद्यालय के कार्य को किया जाता है। इसके साथ ही इनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी विशेष समय चक्र एवं कक्षा में किए गए उन कार्य को किस शिक्षक के माध्यम से कराया गया है, इसका विवरण दिया होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो स्कूल के वर्किंग आवर्स होते हैं उसके अंदर जो विद्यालय के द्वारा बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो भी एक्टिविटी करवाई गई हैं कक्षा के अंतर्गत, उन सब का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो समय सारणी के अंतर्गत आता है। सपोज करो कि जैसे कि हम बीएड कर रहे हैं या डीएड कर रहे हैं तो हमारे पास जो टाइम टेबल हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिकल एरियाज़ हैं, थ्योरी एरियाज़ हैं वो कंप्लीट कराने होते हैं, जिनके बेसिस पर जो हमारा सिलेबस है उसको हम अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं। ये यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये समझने के लिए कि जो समय सारणी होता है उसका इम्पोर्टेंट होता है कि जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराना, कि सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए एक टाइम टेबल को अच्छे से डिज़ाइन किया होना चाहिए या फिर किया जाता है। आगे इसमें दिया गया है, प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य का मुख्य कर्तव्य होता है कि वह स्वयं या अपने किसी सहयोगी से उत्तम समय तालिका का निर्माण कराए। उत्तम समय तालिका के निर्माण हेतु कोई निश्चित नियम नहीं होता जिसको आधार मानकर समस्त विद्यालय अपने लिए उत्तम समय सारणी तालिका का निर्माण कर सके। अब यहाँ पर बताया गया कि जो समय सारणी है, टाइम टेबल है, उसको बनाने के लिए कोई भी एक बेस टाइम टेबल नहीं है कि जिसको हम फॉलो करेंगे, उसके बेसिस पर ही सभी स्कूल को अपना टाइम टेबल बनाना है। ये हर स्कूल का अपने एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया हम समझ सकते हैं कि जो हिल एरियाज़ हैं या फिर जो लैंड एरिया हैं या फिर जो रिवर एरियाज़ हैं या फॉरेस्ट वाले एरियाज़ हैं, उनका जो टाइम टेबल है उनके बेसिक नीड्स या फिर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो वेदर की जो नीड्स होती हैं, जैसे कि सर्दी है, गर्मी है या फिर वर्षा का मौसम आता है, उन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। इन सब बातों को आधार मानते हुए जो समय सारणी है उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो समय सारणी है उसका निर्माण करते हुए कोई नियम नहीं है या फिक्स नहीं है कि इसी बेसिस पर हमें समय सारणी बनानी है। इसका जो मुख्य कर्तव्य होता है कि बच्चे को कंफर्टेबल फील कराना है और उसको समय के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस पूरा करवाना है, जिसके लिए जो प्राचार्य होता है, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वो सब समय सारणी को डिजाइन करते हैं बच्चों के फेवर को ध्यान में रखते हुए। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है इसके अंदर, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम समय तालिका का निर्माण करना चाहिए या किया जाता है। अब यहाँ पर जो टाइम टेबल को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर दिया गया है सबसे, वो दिया गया बच्चों से संबंधित कारक या तत्व।
अब यहाँ पर जो चाइल्ड सेंटर्ड की बात कही जा रही है करिकुलम में, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये यहाँ पर बात बताई गई है। पर विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम को व्यवस्थित किया जाता है। अब यहाँ पर जो बच्चे की नीड है उसको ध्यान में रखते हुए जो टाइम टेबल है उसको पूरा करवाया जाता है, विद्यालय के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। टाइम टेबल को विद्यालय के द्वारा तैयार किया जाता है। विद्यालय के द्वारा इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर फैकल्टी है उनके द्वारा बच्चे की जो व्यक्तिगत नीड है उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, HI बच्चा है या CP बच्चा है या MR या ID हम जो बोलते हैं वो वाले बच्चे हैं या फिर VI वाले बच्चे हैं, उन सब की जो पर्सनल नीड है उनको ध्यान में रखते हुए हमें करिकुलम को या फिर यहाँ पर हम टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल को डिज़ाइन करना चाहिए। यही जो सेम फैक्टर होते हैं बच्चे के करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए भी ध्यान में रखे जाते हैं। आगे दिया गया इसके अंदर समय तालिका का निर्माण बच्चों की रुचि, योग्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बालक संबंधी निम्नलिखित तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि बच्चों की जो इंटरेस्ट हैं या फिर हॉबीज़ हैं उनको या फिर उनकी जो फर्स्ट नीड है उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें टाइम टेबल को डिज़ाइन करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। ये यहाँ पर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग या फिर बच्चे को सेंटर ऑफ पॉइंट मानते हुए टाइम टेबल को डिज़ाइन करने की बात कही गई है। आगे जानते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, बच्चों की अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषय चुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल को बनाते वक्त हमें बच्चों के जो सिमिलर सब्जेक्ट हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि एक बच्चे का और दूसरे बच्चे का जो सिलेबस है, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम कंबाइन करते हैं क्लासेस को, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ कॉमन डिस्कशन पॉइंट आ जाते हैं, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं और उनके बेसिस पर ही जो बच्चे की रुचि है या फिर इंटरेस्ट है उनका हम चयन करते हुए टाइम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, जहाँ तक संभव हो सके बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। अब यहाँ पर बच्चे की जो पर्सनल नीड हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें टाइम टेबल है उसको डिज़ाइन करना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया गया इसके अंदर, समय चक्र की अवधि का निर्माण बच्चों की उम्र के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर एज ऑफ चाइल्ड को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए जो हम दिल्ली के अंदर जो हमारी इवनिंग शिफ्ट चलती है उसमें हम प्राइमरी विंग के बच्चों को हम अटेंड करते हैं और जो सीनियर विंग के जो बच्चे हैं उनको हम अर्ली मॉर्निंग हम क्लास के लिए अरेंज करवाते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए एक हम लॉजिक लगा सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रेडी होने में काफ़ी समय लगता है। अब वो बच्चे थोड़े लेजी भी होते हैं, इसलिए हम बच्चे को अर्ली मॉर्निंग उसके लिए तैयार करने में थोड़ा सा स्ट्रगल या प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर हमारे जो बड़े वाले बच्चे हैं वो अपने आप से खुद से तैयार होकर स्कूल के जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासें आराम से अटेंड कर सकते हैं। ये यहाँ पर बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं या फिर उसकी जो एज है उसको ध्यान में रखते हुए समय सारणी को तैयार करना चाहिए। 4 पॉइंट दिया गया इसमें, कार्यों की दृष्टि से समय चक्र के क्रम का भी ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर जो कार्य मतलब हम समझ सकते हैं कि जो कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए समय सारणी का चयन करना चाहिए। जैसे कि स्कूल में कुछ गेम्स करवाए जाते हैं, कुछ इवेंट्स करवाए जाते हैं, उन सब को भी ध्यान में रखते हुए हमें समय सारणी का तैयार करना चाहिए, उसको प्लान करना चाहिए, क्योंकि हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवानी है और बच्चों के लिए करिकुलम है वो भी फॉलोअप में लेना है, कंप्लीट करवाना है, इसलिए हमें दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, प्रथम और अंतिम समय अच्छे नहीं माने जाते। अब यहाँ पर बताया कि जो अर्ली मॉर्निंग का समय है बच्चों के लिए वो और जो छुट्टी के समय का होता है या फिर जिसमें क्लास या स्कूल का जो टाइम टेबल है वो एंड होता है, तो उस समय के अंतर्गत हम कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका निर्धारण करना चाहिए जिससे बच्चे एंजॉय के साथ उसमें अचीवमेंट अच्छे से कर सकें। यहाँ पर आगे दिया गया है, क्योंकि पहले घंटे में बच्चे घर से चलकर आते हैं जिससे थकान आना स्वाभाविक है। अंतिम समय घंटे चक्कर तक वह कार्य करते हुए थक जाते हैं, अतः इन कालांशों में रोमांचक एवं सरल विषय का अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ पर सरल और जो रोमांचक विषय हैं उनका चयन करने का मतलब है कि जो प्लेवे एक्टिविटीज़ है या जैसे योगा क्लासेस हो गई या फिर कुछ हमको करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम इस जो
टाइम पीरियड है उसके अंदर कालांश में या फिर टाइम पीरियड में, कालांश को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, उसके अंतर्गत ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, समय तालिका बनाते समय किन्हीं 2 कठिन विषयों को एक समय नहीं रखना चाहिए क्योंकि एक सरल विषय या कालांश किया जाना चाहिए, क्योंकि एक सरल विषय का कालांश किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जब हम बच्चों के लिए जब हम बच्चों के लिए समय सारणी या टाइम टेबल डिजाइन करते हैं तो वहाँ पर 2 जो सब्जेक्ट होते हैं उनको अच्छे से एक के बाद एक नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो 2 कठिन सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर बच्चों को लॉजिकल थिंकिंग का हम इम्पोर्टेंस होता है उस सब्जेक्ट को, जैसे कि मैथ हो जाता है और साइंस हो जाता है, जैसे मैथ और साइंस होते हैं ये लॉजिकल थिंकिंग के बेस होते हैं। इनके अंदर जो बच्चों की परफॉर्मेंस होती है वो डाउन जा सकती है, इसलिए हमें इनको कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप अपना कॉलेज का या स्कूल का जो भी आपका अनुभव रहा है उसको हम दे सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में बताया गया है पॉइंट नंबर 6, बच्चों की थकावट दूर करने के लिए समय तालिका में अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अवकाश तीसरे या 5वें घंटे के बाद होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि बच्चों के लिए जो इंटरवल है जो कि हम रिसेस या फिर एक इंटरवल के नाम से जानते हैं या फिर जिसको हम टी ब्रेक भी कह सकते हैं, तो या रिफ्रेशमेंट के लिए जो टाइम टेबल है उसको भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, कि बच्चों के लिए जो एक थकान है जिसको हम फिजिकली या फिर मेंटली लेवल पर समझ सकते हैं कि उन सबको दोबारा से रिफ़्रेश कराने के लिए, ताकि वो दोबारा से ही जो करिकुलम है उसको अटेंड करने के लिए, क्लास को अटेंड करने के लिए कैपेबल हो सके, उस चीज़ के लिए जो समय सारणी है उसके अंदर एक प्लेस या फिर इंटरवल समय सारणी में जो एजुकेशन गैप है वो देना चाहिए, लिटिल गैप, जिसके अंदर हम 10 या 15 या फिर 20 मिनट हम ले सकते हैं, 10 to 15 या 20 मिनट हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। बालकों के व्यक्तिगत के अन्य पक्षों के विषय में संबंधित क्रियाओं से भी समय तालिका में जगह मिलना चाहिए, जैसे खेल कूद, विद्यालय प्रार्थना, सामाजिक क्रियाएं, व्यायाम आदि। इसके लिए समय तालिका के समय निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों के जो व्यक्तिगत पक्ष हैं उनको या फिर बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम बोल सकते हैं, जो गेम्स होते हैं वो, असेंबली या फिर जो कम्युनिकेशन या फिर डिस्कशन एरियाज़ होते हैं वो, या फिर योगा हम कह सकते हैं, योगा क्लासेस वगैरह, उनका भी अच्छे से प्लान या डिज़ाइन होना चाहिए, जिसको हमें टाइम टेबल में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ जो फिजिकली या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो सके। अब यहाँ पर 8 पॉइंट दिया गया है, दिवसों के क्रम का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सोमवार और शनिवार बच्चों के मस्तिष्क में छुट्टी का ध्यान रखता है। अब यहाँ पर जो दिवस हैं उनके लिए हम बात कह सकते हैं कि जो डे हैं, और डे में इट मीन्स अगर बच्चा संडे के बाद जब मंडे को स्कूल में आता है तो जो उसकी संडे की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बच्चे ने अगर कोई टूर अटेंड किया या फिर घर में कोई गेस्ट आया या फिर कोई उसने अलग मूवी देखी या फिर कोई भी उसने ऐसा एक्टिविटी एंजॉय की है जिसका उसके माइंड में हल्का सा कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस या फिर हम कह सकते हैं एक जो मेमोरी है करंट मेमोरी के रूप में रहता है, जो कि उसको सिलेबस में डिस्ट्रैक्ट करता है क्लास में। और सैटरडे का रहता है पॉइंट, अगर बच्चा सैटरडे के लिए जब बात करता है तो इट मीन्स नेक्स्ट डे संडे होता है, तो संडे के लिए बच्चे की कुछ प्री प्लानिंग्स होती हैं घर में, उन सब को भी लेकर बच्चा जो अटेंशन है या फिर क्लासरूम में उसको अच्छे से नहीं दे पाता, जिसकी वजह से जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्राप्त करने में या फिर उनको अचीव करने में बच्चे को प्रॉब्लम्स या फिर डिले होती हैं। इन सब बातों का भी हमें समय सारणी में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। आगे दिया गया इसके शिक्षक संबंधी कारक या तत्व। अब यहाँ पर जो टीचर से संबंधित जो एरियाज़ हैं उनको किस प्रकार से हमें ध्यान में रखना चाहिए टाइम टेबल को बनाते समय, आइए जानते हैं। समय तालिका का निर्माण करते समय शिक्षकों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसका निर्माण ऐसे ढंग से किया जाए कि जिससे उनको लगातार एक जैसा कार्य ना करना पड़े, आराम करने या अध्ययन करने के लिए समय मिलना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए भी जो कंटिन्यू लेसन प्लान हैं वो नहीं होने चाहिए, जो टाइम टेबल है वो उसमें
कुछ ना कुछ टाइम के बाद गैप होना चाहिए, जिससे जो टीचर है उसको भी प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल सके, फिजिकली और कोग्निटिव लेवल पर वो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो सके। इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि कंटिन्यू जो क्लासेज हैं टीचर के लिए डिज़ाइन नहीं करनी चाहिए, जिसका जो टाइम टेबल है बनाते वक्त बहुत ही वैल्यूएबल प्लेस है या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आगे दिया गया है, इस संबंध में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट दिया गया है इसमें, प्रत्येक शिक्षक को वही कक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसकी रुचि या योग्यता हो, इसी से शिक्षक का मानसिक संतुलन ठीक रहता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो टीचर है उसकी जो रुचि है, इंटरेस्ट है या फिर उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्लास उसको देनी चाहिए। ये नहीं है कि जो प्राइमरी विंग है, प्राइमरी विंग के जो टीचर्स हैं उसको जो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं जैसे कि 10th 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, अगर उनको क्लास 10 करने के लिए दे दी जाएगी तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे। इतना गैप तो कभी नहीं हो पाता है, लेकिन कई बार जो प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है कि जो टीचर्स हैं वो छुट्टी पर है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से क्लासरूम है उसको कंबाइन किया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमें टीचर की योग्यता और उसकी रुचि को अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि अगर कभी इन द सेंस ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि जिसमें बच्चों को कंबाइन करना पड़ता है, तो वहाँ पर एक जो को एक्टिविटी वाला या फिर को करिकुलम एक्टिविटी वाला जो टीचर होता है वो उस सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड दिया गया इसमें, शिक्षकों की सीमाओं एवं मनोवृत्तियों का भी ध्यान रखना चाहिए तथा उनके साथ ही शिक्षक पर जहाँ तक संभव हो कार्यभार बोझ सामान्य होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया कि जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है उस एरिया के अकॉर्डिंग उसको देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एज्ड है टीचर, सीनियर टीचर है, तो उसको भी हमें थोड़ा सा रिलैक्स कराना चाहिए ताकि वह अपना जो इम्पोर्टेंट है या एक्सपीरियंस है वो अच्छे से बच्चों के साथ डिस्कस कर सके। जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो फ्रेशर टीचर्स हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा समय सारणी को डिज़ाइन करते वक्त अलग से कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टीचर की जो स्पेस है उसको ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल को ध्यान में रखना चाहिए या फिर उसको प्रिपेयर करना चाहिए। टीचर का स्पेस इन द सेंस हम कह सकते हैं कि उसको कंटिन्यू क्लासेस ना दे, उसके लिए जो ओवरबर्डन वाले एक्टिविटीज़ हैं वो ना दे, या फिर जैसे कि स्कूल में अदर एरियाज़ भी होते हैं जिसमें टीचर्स को एक्टिवली परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे कि कुछ एरियाज़ में टीचर्स को फ़ीस कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, टेस्ट पेपर प्रिपेयर करना, रिजल्ट अनाउंस करना, वो सब भी एक्टिविटीज़ सौंप दी जाती है। तो इसके लिए जो टीचर्स हैं उनके लिए जो समय सारणी है उसके लिए भी जगह देनी चाहिए। यहाँ पर आगे दिया गया इसके अंदर, विद्यालय संबंधी कारक या तत्व। अब जो टाइम टेबल है उसके लिए जो स्कूल एरिया है उसको किस प्रकार से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं या फिर उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसके जो प्रभावित कारक हैं जो टाइम टेबल को प्रभावित करते हैं उनको किस प्रकार से हमें डिज़ाइन करना चाहिए या फिर यूज़ करना चाहिए उस चीज़ को, आइए जानते हैं। अब यहाँ पे विद्यालय के लिए बताया गया है, समय तालिका का निर्माण करते समय विद्यार्थियों हेतु विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे शिक्षकों की संख्या, सामान्य कक्षा एवं विशेष कक्षा व्यवस्था तथा उनकी फर्नीचर संबंधी सामग्री, पुस्तकालय, खेल का मैदान, पाठ्य सामग्री और उनके लिए जो TLM मटेरियल्स हैं वो आदि, इन सब की उपस्थिति की वजह से बालक के लिए शैक्षणिक उपलब्धियां हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो विद्यालय के जो एरियाज़ हैं उनको किस प्रकार से हमें ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल को बनाना चाहिए। जैसे कि जो रिसोर्स मटेरियल है उसके लिए हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं क्लास वाइज उसको, इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक टाइम पर 2 से 3 क्लासों को प्लेग्राउंड में नहीं लेकर आना चाहिए, जिससे कि उनका जो एक्टिविटी का जो मोटिव होता है या फिर गेम एक्टिविटी होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। एक से अधिक बच्चे लाइब्रेरी में नहीं जाने चाहिए। एक से अधिक बच्चों के लिए जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि खेल के मैदान के लिए उचित समय सारणी होनी चाहिए। उनके लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है जैसे कि लैब एरियाज़ हैं उनके लिए भी वो अच्छे से डिज़ाइन होने चाहिए या फिर उसको ध्यान में रखते हुए हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। यहाँ पर जो सामान्य क्लास हैं और विशेष कक्षाएं होती हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिसमें जैसे कि बच्चे अगर आर्ट साइड से हैं या फिर कॉमर्स या नॉन मेडिकल या मेडिकल साइड से हैं तो उनके कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो कॉमन सब्जेक्ट्स वाले बच्चे होते हैं किस प्रकार से जो सामान्य क्लास है उसको अटेंड करेंगे और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस क्लास को कैसे अटेंड करेंगे, उन सब चीज़ों का भी हमें क्लास में
या फिर टाइम टेबल को डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ये सब के सब जो एरियाज होते हैं ये विद्यालय से संबंधित होते हैं। आगे दिया गया इसके अंदर शिक्षा विभाग संबंधी कारक। किसी भी राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालय दिवस की अवधि तथा प्रत्येक विषय के घंटे का निर्धारण किया जाता है कि यह आवश्यक होता है कि राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक को उसको महत्व एवं उसके औचित्य के अनुसार समय प्रदान किया जाए। अब यहाँ पर बताया है कि जो शिक्षक के लिए जो शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा के लिए जो शिक्षा विभाग है, एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे कि हरियाणा बोर्ड के लिए हम बात करते हैं या फिर यूपी बोर्ड की बात करते हैं या फिर राजस्थान बोर्ड की बात करते हैं, तो प्रत्येक बोर्ड का जो अपना अपना एक जो समय सारणी है वो होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो स्कूल का जो सेशन का एरिया होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक का होता है कि बच्चों के अप्रैल में एडमिशन होते हैं और मार्च में एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो वर्किंग हार्स हैं उनको ध्यान में रख कर ही जो समय सारणी है उसको डिज़ाइन करना चाहिए। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट मोटिव होता है कि जो सत्र है उसको ध्यान में रखते हुए या फिर सेशन है उसको ध्यान में रखते हुए समय सारणी को हमें प्रिपेयर करना चाहिए। आगे दिया गया इसके अंदर कुछ अदर एरियाज़ भी होते हैं जो समय सारणी को या फिर टाइम टेबल को इफ़ेक्ट करते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। समय तालिका का निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा बालकों एवं शिक्षकों को अधिक से अधिक संपर्क में लाया जा सके। ऐसा करने से केवल शिक्षण स्तर को ही ऊंचा किया जा सकता है, इसके साथ ही विद्यालय की सामान्य चारित्रिक भावनाओं को भी ऊंचा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बालकों एवं शिक्षकों के अधिकृत संपर्क में रहने से शिक्षकों हेतु बालकों के व्यक्तित्व व्यक्तिगत रूप से जानने और समझने में सहायक सिद्ध होगा और यह जानकारी बालकों के निर्देशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या लाभकारी होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया गया है उसमें बताया गया कि जो टीचर्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनका एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का जो रिस्पॉन्स है या फिर रिलेशन है वो सब चीज़ें हम टाइम टेबल के अंतर्गत ही लेते हैं, जिसके अंतर्गत जो बच्चे हैं बच्चों की जो शिक्षा ही नहीं बल्कि जो स्कूल है विद्यालय है उसका भी ऊँचा स्तर होता है और अच्छे से जो उसकी भावनाएं हैं या फिर जो मोटिव हैं एजुकेशन के स्कूल के उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है और वो अपने मोटिव्स को अचीव कर पाता है। ओवरऑल अगर हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन हम इसका निकालते हैं, जो टाइम टेबल होता है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले कारक जो होते हैं, एज ऑफ चाइल्ड होता है, टाइप ऑफ चाइल्ड होता है, जैसे कि हम स्पेशल नीड चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मल बच्चे के लिए बात कर रहे हैं, ये सब हम टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए जैसे कि जो वेदर है उसको ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने नोट किए हैं, जैसे कि पर्सनल नीड हो गया बच्चे के लिए, एज ऑफ चाइल्ड हो गया, आईक्यू लेवल ऑफ चाइल्ड हो गया, टाइप ऑफ करिकुलम, टाइप ऑफ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रिसोर्स रूम अवेलेबिलिटी, स्पेशल फैकल्टी, वेदर, हॉलीडेज़, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमें टाइम टेबल है या घड़ी है उसके लिए जो भी हमारे एरियाज़ हैं उनको हमें डिज़ाइन करना चाहिए ताकि जो विद्यालय है विद्यालय के संपूर्ण मोटिव्स को बच्चे प्राप्त कर सके या फिर अपनी अचीवमेंट को अच्छे से प्राप्त कर सके। इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हुए विद्यालय के लिए टाइम टेबल बनाते हैं तो जो विद्यालय के और बच्चों के जो मोटिव्स हैं शिक्षकों के द्वारा वो अच्छे से कंप्लीट कराए जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी अदर एरियाज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम बच्चों के लिए टाइम टेबल डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर बच्चों की नीड को समझना, विद्यालय की एबिलिटी को समझना, जो टीचर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को समझना ही सबसे ज़रूरी होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम एक अच्छा जो टाइम टेबल है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपका इस वीडियो के प्रति कोई भी फीडबैक है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।